आखिर जो जनता का पैसा है, जो भारतमाला में जिस तरह से जो पैसों का गबन किया गया है, करोड़ों अरबों रुपए का, कहते हैं 500 करोड़ की राशि है, तो आप बताएंगे कि आखिर ये राशि है कितने की? मैं राशि का जो रैंक है कितना है वो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन भारतमाला सड़क परियोजना में जो मुआवजा वितरण में भारी पैमाने पे गड़बड़ी की गई है, उसमें अभनपुर अनुविभाग के लगभग 1196 खसरा प्रभावित हुआ है। यह एक आपने जिक्र किया कि सर्वेश्वर भूरे जो मौजूदा कलेक्टर थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन को नहीं भेजा प्रतिवेदन। ऐसी जानकारी हमें भी मिली क्योंकि पब्लिक स्वर की टीम भी लगी हुई थी, तो उनको एक दस्तावेज जब आरटीआई के माध्यम से दिया गया तो उनको जवाब, आरटीआई का वापस जवाब ये मिला कि मूल कॉपी जो है वो छत्तीसगढ़ शासन को दे जा चुकी है। तो उसके बाद क्या ऐसा नियम में है कि मूल कॉपी को देने के बाद प्रतिलिपि जन सूचना अधिकारी द्वारा उन संबंधित आरटीआई जो लगाया था उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ऐसा वो भी पत्राचार गवर्नमेंट के एक ऑफिस से, चाहे गवर्नमेंट के किसी भी स्तर का ऑफिस हो, उसकी एक प्रति संबंधित कार्यालय में होती है जी। लेकिन ये भारतमाला प्रोजेक्ट में जो भयंकर करप्शन का बंदरबांट का प्रभाव है, इसके कारण कलेक्टर ने उस प्रतिवेदन को कोई दूसरा पढ़ना ले करके मूलतः प्रेषित करके लिखा। ऐसा कोई खुलासा कि नहीं अधिकारियों के बारे में? जैसे हमको पता चला कि जो कीर्तिमान सिंह राठौर है, वो जो जांच अधिकारी बने और उन्होंने भी कहीं ना कहीं फाइल को दबा के रखा। उसके बाद में जो शशिकांत कुर्रे जो उस मामले में ऑलरेडी फरार है, लेकिन उनका भी ये सुनाई में आया कि वो भारतमाला के जो पैसा था, गबन का पैसा, उससे एयरपोर्ट जैसे जगहों पर उन्होंने अपनी संपत्ति ली और कहीं भी एयरपोर्ट के आसपास भी संपत्ति ली। उसका आप खुलासा कर सकते हैं? सर, मैंने अपने तरफ से जो भी मुआवजा घोटाला में संलिप्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ कुछ संपत्तियाँ बनाई या उसमें रुचि दिखाई, उसकी मैंने गोपनीय जानकारी संबंधित जांच एजेंसी को भेज दिया है। और वो जांच एजेंसी को मैंने 2022 में भी भेज दिया है। जुलाई 2022 में उनको अवगत करा दिया है। अगर समय रहते उनके द्वारा ये कदम उठाया जाता तो इतना बंदरबांट या इतनी बड़ी जांच की आवश्यकता नहीं होती, समय पे उसको रोका जा सकता था। तो आपको डर नहीं लगता कि अगर नेता पहले अगर जिम्मेदारी के तहत काम कर लिए होते, अपनी अपनी सरकार में अपना उल्लू सीधा किया उन्होंने, और जब अब इतने बड़े गबन का उनको जानकारी मिली तो अगर वो कार्रवाई कर ली होते तो आज आपके लिए इतनी बड़ी विडंबना नहीं खड़ी होती कि आप दो घास लेकर के आपके आगे पीछे चलते हैं? सर, स्वतंत्र देश में देश की एकता, अखंडता और देश की अर्थव्यवस्था पर अगर कोई प्रकार का गड़बड़ी हो रहा है या कोई अपराध हो रहा है, तो इसके लिए तो हमारे देश के जो लोक सेवक हैं, जिनको वेतन भत्ता, टीएडीए, यात्रा या अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उनको सामने आके ये खुलासा करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसको कानून के सामने, न्यायालय के सामने लाना चाहिए। ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि एक सामान्य किसान को या देश के एक सामान्य नागरिक को या समाज के किसी वर्ग को इसकी शिकायत करने के लिए सामने आना पड़ रहा है। यूं तो आप भारतमाला घोटाले से बहुत ज्यादा चित परिचित है, क्योंकि अधिकारियों ने इसे भारतमाला की जगह अपने अपने ऊपर घोटाले की माला पहनी है। आप सभी इस चीज को जानते हैं क्योंकि मामला सुर्खियों में बना रहा। छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में भारतमाला के नाम से चर्चित रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री ने, किस अधिकारी ने और किस भूमाफिया ने इस भारतमाला घोटाले को अंजाम दिया? शायद पेपरों में आया, न्यूज चैनल्स में आए, लेकिन आप उतने गहराई से नहीं जानते आखिर ये जो घोटाला है उसकी नींव किसने रखी। तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ जो शख्स इस पॉडकास्ट में कहें या फिर इंटरव्यू में कहें, वो जो शामिल है हमारे इस इंटरव्यू में, उनका नाम है कृष्ण साहू जी, जो आज पूरे भारतमाला घोटाले को परत दर परत उजागर करेंगे और आज पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो ला के रखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की कि भारतमाला घोटाले में आज भी जो संलिप्त भूमाफिया अधिकारी, मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं, पूर्व मंत्री जो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नमस्कार कृष्ण साहू जी, हमारे पब्लिक स्वर चैनल में। साहू जी, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहती है जो जनता है, आखिर जो जनता का पैसा है, जो भारतमाला में जिस तरह से जो पैसों का गबन किया गया है, करोड़ों अरबों रुपए का, कहते हैं 500 करोड़ की राशि है, तो आप बताएंगे कि आखिर ये राशि है कितने की? मैं राशि
का जो रैंक है कितना है वो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन भारतमाला सड़क परियोजना में जो मुआवजा वितरण में भारी पैमाने पे गड़बड़ी की गई है, उसमें अभनपुर अनुविभाग के लगभग 1196 खसरा प्रभावित हुआ है। उसमें से मैंने सर्वप्रथम जुलाई 2022 में 54 खसरा की शिकायत, जिसमें झांकी, उर्ला, मुड़पार, नायक बांधा, सातपारा और टोकरो। मुड़पार यानी भेलवाड़ी। उसमें से 54 खसरा की जांच के लिए मैंने शासन को, प्रशासन को, थाना प्रभारी को, ईओडब्ल्यू को और न्यायालय को, और साथ ही साथ सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को जुलाई 2022 में मैंने इस पर संज्ञान लेने के लिए शिकायत किया था। उसमें मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन ने जिला कलेक्टर रायपुर को चिट्ठी लिखकर एक कमेटी बनाकर जांच करने का निर्देश दिया था। जांच अधिकारी कलेक्टर कार्यालय रायपुर द्वारा 14 महीने में 54 खसरों में सिर्फ 12 खसरा की जांच की गई। बाकी 42 खसरों को उन्होंने जांच में छोड़ दिया। 14 महीने में जब 12 खसरा की जांच हुई तो उसमें 43 करोड़ से अधिक का आर्थिक क्षति शासन को पहुंचाना पाया गया। जांच प्रतिवेदन को जांच अधिकारी ने तत्कालीन जिला कलेक्टर सर्वेश्वर दास भूरे को सितंबर 2023 में सौंपा। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद आपराधिक मामला 43 करोड़ से अधिक के गबन का मामला या बंदर बांट का मामला, अनियमितता का मामला, उसको जिला कलेक्टर ने अपने रहते तक अपने ही पास दबाए रखा, शासन को नहीं भेजा। हमने पत्राचार किया कि वो प्रकरण है कहाँ, जांच प्रतिवेदन कहाँ है। नए कलेक्टर रायपुर के जो आए वो भी 3 महीने अपने पास फाइल को दबाए रखे। फिर हमने चिट्ठी लिखा कि ये फाइल है कहाँ। करीब करीब 8 महीना बाद, जांच प्रतिवेदन के तैयार होने के 8 माह बाद उसको सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय को ये कार्रवाई के लिए भेजी गई। फिर मामला वहां जाके लटक गया। हमने उनको चिट्ठी लिखी कि रायपुर कलेक्टर ने 8 महीने बाद जो आपको प्रकरण भेजा है, अनियमितता का मुआवजा में जो गड़बड़ी है उसका, उसमें क्या स्थिति है। उन्होंने हमको चिट्ठी लिखा कि अभी जांच में लंबित है और कार्रवाई होने पे हम आपको अवगत कराएंगे। अभनपुर अनुविभाग में भारतमाला सड़क परियोजना में जो मुआवजा घोटाला हुआ है उसके संबंध में जब हमने सर्वप्रथम जुलाई 2022 में शासन, प्रशासन और न्यायालय को और भारत शासन को शिकायत की थी, उस समय हमने इस बात की प्रमुखता से मांग की कि क्षेत्र का जो भूमाफिया है हरमीत सिंह खनूजा, उनके मोबाइल का कॉल डिटेल को निकाला जाए और पता लगाया जाए कि उनके राजस्व अमला में किन किन लोगों से निरंतर बातचीत होती है और जिसके सहारे उन्होंने इस भयंकर मुआवजा घोटाला को अंजाम दिया। मठ मंदिर की ज़मीनों को टुकड़ों में बांट करके मुआवजा हासिल किया, या कई किसानों की मुआवजा को हड़प ली, या अपने रिश्तेदार के बैंक में ले जाकर उनका खाता खुलवाया। इन सारी बातों का तत्काल खुलासा हो, तत्काल उस पर रोक लगे, इसकी मांग हमने 2022 में ही शासन प्रशासन से किया था। लेकिन आज तक इसमें पहल नहीं होने पर हमने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से एक चिट्ठी लिख करके मांग किया है कि क्षेत्र के प्रमुख भूमाफिया हरमीत सिंह खनूजा के मोबाइल कॉल डिटेल को सार्वजनिक उसी तरह से किया जाए जैसे
संभाग के कमिश्नर ने जो मुआवजा वितरण सूची है उसको सार्वजनिक करते हुए आम जनता से दावा आपत्ति मंगाया है। उसी तरह से हम चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि उनके कॉल डिटेल को सार्वजनिक किया जाए, ताकि उनका राजस्व अमले में चाहे तहसील कार्यालय हो, चाहे कलेक्टर कार्यालय हो, चाहे कमिश्नर कार्यालय हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे मंत्रालय हो, वहाँ उनके किन अफसरों से, किन लोक सेवकों से संबंध थे, किन से बातचीत करते थे और जिसके सहारे उन्होंने इस भयंकर मुआवजा घोटाला को अंजाम दिया है, उसका आम जनता उन नंबरों का पता लगा करके शासन को सहयोग प्रदान करेगी, जिसमें जांच में निष्पक्षता आए और तेजी आए। मैं आपको बता दूं, ये वो शख्स हैं, जब भी भारतमाला का जिक्र होगा तो कृष्ण कुमार साहू जी का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि आज इस इंटरव्यू में वो खुल के बोल रहे हैं और सबसे बड़े शिकायतकर्ता के रूप में अगर कोई उभरे हैं, भारतमाला जो घोटाला जो उजागर हुआ है कृष्ण कुमार साहू जी के कारण उजागर हो रहा है। आप सभी वे अधिकारी और मंत्री, और मैं चाहूंगा कि सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस इंटरव्यू को देखें, क्योंकि आज ये खुलेआम भैया आज कृष्ण कुमार साहू जी बोल रहे हैं, क्योंकि इतने खुले मंच में उन्होंने कभी इतने ये बड़े घोटाले को नहीं बताया है। आप सभी देखें कि कौन कौन अधिकारी इस इंटरव्यू में जिनका नाम शामिल आ रहा है, शायद उनकी धड़कनें बढ़ सकती है, लेकिन आप पूरे इंटरव्यू को ध्यान से सुनिएगा। भैया, एक आपने जिक्र किया कि सर्वेश्वर भूरे जो मौजूदा कलेक्टर थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन को नहीं भेजा प्रतिवेदन। ऐसी जानकारी हमें भी मिली, क्योंकि पब्लिक स्वर की टीम भी लगी हुई थी, तो उनको एक दस्तावेज जब आरटीआई के माध्यम से दिया गया तो उनको जवाब, आरटीआई का वापस जवाब ये मिला कि मूल कॉपी जो है वो छत्तीसगढ़ शासन को दे जा चुकी है। तो उसके बाद क्या ऐसा नियम में है कि मूल कॉपी को देने के बाद प्रतिलिपि जन सूचना अधिकारी द्वारा उन संबंधित आरटीआई जो लगाया था उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ऐसा कोई भी पत्राचार गवर्नमेंट के एक ऑफिस से, चाहे गवर्नमेंट के किसी भी स्तर का ऑफिस हो, उसकी एक प्रति संबंधित कार्यालय में होती है जी। लेकिन ये भारतमाला प्रोजेक्ट में जो भयंकर करप्शन का बंदरबाट का प्रभाव है, इसके कारण कलेक्टर ने उस प्रतिवेदन को कोई दूसरा पढ़ न ले करके मूलतः प्रेषित करके लिखा है। इसका और दूसरा असर नहीं लगाया जा सकता, या फिर वो विद्वान कलेक्टर इस संबंध में बता सकता है। तो विद्वान कलेक्टर तो आज भी यहाँ रायपुर में भी पदस्थ है, जिन्होंने 8 महीने तक रोक के रखा था, मतलब जो भी आया डट के खाया है। मतलब इसके संबंध में उसका वो मानसिकता क्या है, या उसकी मंशा क्या है, या उसका वजह क्या है, या कोई कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही होगा, या कोई नया राजपत्र प्रकाशन हुआ होगा, तो वो विद्वान कलेक्टर ही बता पाएगा। ऐसा कोई खुलासा किन्हीं अधिकारियों के बारे में, जैसे हमको पता चला कि जो कीर्तिमान सिंह राठौर है, वो जो जांच अधिकारी बने और उन्होंने भी कहीं ना कहीं फाइल को दबा के रखा। उसके बाद में जो शशिकांत पुर्रे जो इस मामले में ऑलरेडी फरार है, लेकिन उनका भी ये सुनाई में आया कि वो भारतमाला के जो पैसा था, गबन का पैसा, उससे एयरपोर्ट जैसे जगहों पर उन्होंने अपनी संपत्ति ली और कहीं भी एयरपोर्ट के आसपास भी संपत्ति ली। उसका आप खुलासा कर सकते हैं? सर, मैंने अपने तरफ से जो भी मुआवजा घोटाला में संलिप्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ कुछ संपत्तियाँ बनाई या उसमें रुचि दिखाई, उसकी मैंने गोपनीय जानकारी संबंधित जांच एजेंसी को भेज दिया है, और वो जांच एजेंसी को मैंने 2022 में भी भेज दिया है। जुलाई 2022 में उनको अवगत करा दिया है। अगर समय रहते उनके द्वारा ये कदम उठाया जाता तो इतना बंदरबाट या इतनी बड़ी जांच की आवश्यकता नहीं होती, समय पे उसको रोका जा सकता था। अब वो समय पे जुलाई 2022 के शिकायत को 2025 में सब कुछ खत्म होने के बाद देर से संज्ञान में ले रहे हैं, तो अब इसमें एक आम नागरिक क्या कर सकता है? आप इतना बोझ लेकर के घूम रहे हैं और आपको इतना थ्रेट है कि आपके इर्द गिर्द 2 जो गार्ड्स है वो घूमते हैं बंदूक लेकर के, तो आपको डर नहीं लगता कि अगर नेता पहले अगर जिम्मेदारी के तहत काम कर लिए होते, अपनी अपनी सरकार में अपना उल्लू सीधा किया उन्होंने, और जब अब इतने बड़े गबन का उनको जानकारी मिली तो अगर वो कार्रवाई कर ली होते तो आज आपके लिए इतनी बड़ी विडंबना नहीं खड़ी होती कि आप 2 गार्ड्स लेकर के आपके आगे पीछे चलते हैं? सर, स्वतंत्र देश में देश की एकता, अखंडता और देश की अर्थव्यवस्था पर अगर कोई प्रकार का गड़बड़ी हो रहा है या कोई अपराध हो रहा है,
तो इसके लिए तो हमारे देश के जो लोक सेवक हैं, जिनको वेतन भत्ता टीएडीए यात्रा या अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उनको सामने आके ये खुलासा करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसको कानून के सामने, न्यायालय के सामने लाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है की स्थिति है कि एक सामान्य किसान को या देश के एक सामान्य नागरिक को या समाज के किसी वर्ग को इसकी शिकायत करने के लिए सामने आना पड़ रहा है। विधानसभा में अगर मुद्दा नहीं उठता तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। सर, मैंने तो शिकायत की सबसे पहला प्रति चरणदास महंत, जो 2022 में विधानसभा के स्वयं अध्यक्ष थे, उनको मैंने कापी दी थी, लेकिन उस समय उन्होंने अपने कार्यकाल तक नहीं उठाया। जो स्वयं जांच के लिए आदेश कर सकते हैं, ये बड़ा खुलासा है। जिन्होंने जांच का आदेश तो नहीं किया, लेकिन आज विपक्ष में रहते हुए सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, और सरकार ने ईओडब्ल्यू का जांच कराया है। और साथ ही साथ ईओडब्ल्यू में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद राजस्व विभाग एक अलग से जांच करा रहा है। अब ये भी एक विडंबना है, अब समझ में नहीं आ रहा है। और आम जनता से पूछा जा रहा है कि किसी को कोई शिकायत हो तो 15 दिवस के अंदर हमको बता दीजिए। तो ऐसा फरमान भी थोड़ा सा हमको समझ नहीं आ रहा है। जब आपके पास सारे अमले हैं, जांच अधिकारी आपके हैं, तो जनता क्या बताएगी? सारे दस्तावेज पास में है, और कुछ ऐसे दस्तावेज लिया जा रहे हैं जिसमें आज भी जो संलिप्त भूमाफियाओं को बचाने के लिए जो खबरें आ रही है कि जो निरंक लिख करके भेज रहे हैं कागजों में, जो टुकड़े किए गए हैं, कृषि भूमि के टुकड़े किए गए हैं, इतने बड़े पैमाने में नाबालिगों का नाम डाला गया है भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए, अरबों रुपए के। आज भी वो भूमाफिया खुलेआम घूम रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभनपुर और कुरुद की, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। भारतमाला मुआवजा घोटाला के दस्तावेज को हमने जो अवलोकन किया, उसमें पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, भू अर्जन अधिकारी और भूमाफिया, इन्होंने महत्वपूर्ण तो नहीं, कुछ ऐसा संशोधन किया है या रिकॉर्ड दुरुस्ती में काम किया है, जैसे कृषि भूमि को एक से अधिक टुकड़ों में विभाजन करना। उस समय ये ध्यान रखा गया है कि उसका रकबा 0.01 हेक्टेयर से 0.05 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक करेंगे तो स्क्वायर फीट में मुआवजा राशि नहीं बनेगा या कम बनेगा। कृषि भूमि का इस तरह से इतने छोटे टुकड़ों में सिर्फ उसी खसरा का बंटवारा करना जो सड़क में प्रभावित हो रही है। उस खातेदार के पास और भी खसरा है, उसके खाते में और भी भूमि है, उसका बटांकन नहीं किया गया। अब इस कार्य में पटवारी भी सहमत है, और इनका जो आवेदन है वो इतनी तत्परता के साथ उसमें बटांकन, नामांतरण या भूमि में किसी भी प्रकार का बदलाव एक तय समय सीमा के भीतर ही कर दिया गया। जबकि राजस्व न्यायालयों में भूमि से संबंधित हजारों मामले पेंडिंग है, और सरकार बार बार पूछ रही है कि इसको जल्दी निपटाया जाएगा, और निपटाने में असफल है। किसान परेशान है, या जिनके मामले लंबित हैं वो परेशान है। दूसरा, इसमें इतनी हड़बड़ी की गई है कि मुआवजा मतलब भारतमाला सड़क परियोजना में जो भूमि अधिग्रहित की जानी है, उसके लिए सबसे पहले आशय पत्र का प्रकाशन होता है। उसके बाद उसका राजपत्र में प्रारंभिक प्रकाशन होता है। फिर उसके बाद अवार्ड पारित होता है। फिर ये मान लिया जाता है कि अब वो भूमि शासन के खाते में अधिग्रहित लगभग कर ली जाएगी। फिर मुआवजा वितरण होता है और रजिस्ट्री होती है। अभनपुर में विशेषकर आशय पत्र जारी होने के पहले, अर्थात भारतमाला सड़क परियोजना का जन्म होने के पहले, हमारे भू अर्जन अधिकारी ने, पटवारी ने और तहसीलदार ने मिल करके लगभग 84 खसरा, नायक बांधा में 71 खसरा, भेलवाडीह में 4 खसरा, और आपके झांकी में 4 खसरा, और टोकरों में 6 खसरा, ऐसा करके 84 खसरा को आशय पत्र या राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व ही भारतमाला सड़क परियोजना 6 लेन भारत सरकार के नाम पर
ऑनलाइन भूइयां अभिलेख में दर्ज कर दिया गया, जबकि ये असंभव कार्य है। ऐसा भी उन्होंने किया है। ये आपकी नई शिकायत है? नहीं, ये हमारे शिकायत में शामिल है। हमने इसकी लिखित जानकारी पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू, आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर और संबंधित जिले के कलेक्टर और क्षेत्रीय निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी को भी हमने प्रेषित कर दिया। तो ये 84 खसरों में उनका क्या आश्रय रहा होगा? किस आश्रय से किया गया होगा ये 84 खसरों को? मुझे ऐसा लगता है कि हड़बड़ी में कि कहीं मेरा ट्रांसफर ना हो जाए, और मेरी जो मानसिकता है उसमें। कौन पदस्थ थे उस समय अभनपुर में? 2019 की ये बात होगी शायद। सर उस समय कुछ निर्भय साहू के द्वारा, जो तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू, उनके पहले सूरज साहू, हरवंश सिंह मिरी, ओके, ऐसे और एसडीएम सर थे। उनका मैंने नाम का उल्लेख अपने आवेदन पत्र में किया है। इनके द्वारा समय पूर्व ही रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दिया गया है। एक एक खसरों को 4-4, 5-5 बार एंट्री करना आपने बताया। नायक बांधा में तो 1259 खसरा नंबर, उसको 5 बार 1259/1 लिखा गया है ऑनलाइन रिकॉर्ड में, और अलग अलग समय सीमा में उसको एक ही तिथि में अलग अलग समय पर नामांतरण पंजी में नामांतरित कर दिया गया। अभनपुर में एक तरफा कार्रवाई हुई, एसडीएम निर्भय साहू गए, शशिकांत कुर्रे गए, पटवारी गए, लेकिन कुछ पटवारी अभनपुर में ऐसे शामिल है, जैसे संजीव खुदशा का हम नाम ले लें, और भी जैसे अधिकारी है जिनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद मैं 2 सवालों का जवाब आपसे चाहता हूँ। अभनपुर में जो पटवारी है जो अभी तक जिन पर कार्रवाई नहीं हुई वो पहले, दूसरे कुछ तहसीलदार के उन पर कार्रवाई नहीं हुई, दूसरा, तीसरे जो भू माफिया खुलेआम आज भी घूम रहे हैं, जिनको बकायदा ईओडब्ल्यू बुलाती है और बयान लेती है और फिर छोड़ देती है। तो अंदर खाने ऐसा क्या हो रहा है कि बयान लेके छोड़ देता है? सर अब ये जांच का विषय है। ईओडब्ल्यू किस स्तर पे जांच कर रही है, क्या जांच कर रही है, इसके संबंध में तो जो जांच एजेंसी है वो ही बता सकती है। जैसे कि ईडी का बात सामने आया कि ईडी ईओडब्ल्यू के साथ में मिल करके काम कर रही है, तो आपको कितना ईडी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है? भारत सर मेरे को भी समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला है कि प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ईओडब्ल्यू को चिट्ठी लिखी है और जो अपराध के संबंध में जो तथ्य है उसकी जानकारी मांगी गई है। और ये भी पढ़ने को मिला है कि अभी तक ईओडब्ल्यू ने ईडी को जानकारी नहीं भेजी है। इतना तो सर मैं भी समाचार पत्रों में पढ़ा हूँ, लेकिन ये जो मांगने का और नहीं भेजने का क्या फार्मूला है ये मेरी जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं मेरी लाठी मेरी भैंस वाला किस्सा चल रहा है पूरे भारतमाला घोटाले में। अब ये सर जांच एजेंसी बता पाएंगे कि उनकी वो किस स्तर से, किस तरह से, कैसे जांच, कितने समय में करना चाहेंगे, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। बात करते हैं कुरूद की, जहां बड़े बड़े नेता शामिल है। अगर आप खुलासा कर सके पब्लिक स्वर में कि जो कुरूद में किस तरह से घोटाले को अंजाम देने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि अभनपुर में तो बहुत सारी कार्रवाई, फिर भी एक कह सकते हैं कि हाँ शासन ने दिखाया है कि कितनी संजीदगी है, लेकिन कुरूद में कोई कार्रवाई नहीं। कुरूद में भी जब संभाग के कमिश्नर ने एक हम अपने स्तर से जांच कराएंगे करके प्रत्येक जिले में एक जांच कमेटी का गठन किया है, तो हमने भी वहाँ अपनी बात रखी है। और कुरूद, लोकल कुरूद, सिवनी कला, सिर्री, आपका उमरदा, सरगी, राजपुर जैसे गांव के में जो कृषि भूमि को आशय पत्र जारी होने के बाद खरीदी बिक्री करना, बंटवारा करना, हक त्याग करना, दान पत्र करना, ये सारे क्रियाकलापों की जानकारी हमने लिखित में प्रस्तुत किया है। और पिछले 11 तारीख को वहाँ के जो जांच अधिकारी हैं, इंदिरा सिंह जी अपर कलेक्टर और तहसीलदार और भू अभिलेख अधीक्षक और राजस्व निरीक्षक रायपुर के जो उपस्थित आए थे, उनके समक्ष हमने बातों को विस्तार से रखा है और निष्पक्ष जांच करके विधिपूर्ण कार्रवाई की मांग की है। तो क्या लगता है, रोशन चंद्राकर, उपेंद्र चंद्राकर, ये ऐसे नाम हैं जो पूर्व मंत्री के आसपास के रिश्तेदार हैं, तो लगता है कि पूर्व मंत्री की कितनी सहभागिता होगी इस घोटाले में? सर वो तो अब जो जांच होगी है ना,
तो जांच में ही ये पता चलेगा। हमने तो एक नागरिक होने के नाते सूचना दे करके बताएंगे चंद्राकर फैमिली का, आप थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से कुरुद में हुआ है। सर, जैसे रोशन चंद्राकर जी नानू घोटाले पे अभी जेल में बंद है और उन्होंने नायक बांधा में 2,75,00,000 के आसपास का मुआवजा ले लिया है। बकायदा हो सकता है कि इन्होंने अपने इनकम टैक्स में एक तरफ तो गवर्नमेंट से ही पैसा ले लिया, दूसरी तरफ गवर्नमेंट को इनकम टैक्स में अपना 1 नंबर का आय दिखा दिया होगा। उनका इनकम टैक्स का जो फाइल है ना, आयकर रिटर्न है, उस फाइल की जांच होनी चाहिए। दूसरा, रोशन चंद्राकर आपका अभनपुर के क्षेत्र में ही मुआवजा लिया है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कुर्द अनुविभाग के अंतर्गत 3-4 गांव में मुआवजा लिया है। इतना ही नहीं है, उनके द्वारा नांदगांव जिला में भी मुआवजा लिया गया है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा दुर्ग जिला में भी मुआवजा लिया गया है। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग इकाई रायपुर दमदरी, जिनको सबसे पहले सड़क मार्ग का नक्शा प्राप्त होता है, रोशन चंद्राकर को या किसी भी भूमाफिया को ये कैसे पता चला कि आज आशय पत्र जारी हो रहा है, हमको कल से जमीन खरीदी प्रारंभ कर देना है, या हमारे एक खसरे को, उसी खसरे को जो सड़क में शामिल होने वाली है, उसको हम 1 से अधिक टुकड़ों में बटांकन कर देते हैं। ये इसके बारे में यही लोग अच्छा से बताएंगे कि उनको तहसीलदार ने बताया, कि भू अर्जन अधिकारी ने बताया, कि वो परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना इकाई का जो अफसर है उसने बताया। तो पुलिस को कड़ाई से इनसे पूछताछ करनी चाहिए और ऐसे गोपनीय दस्तावेज को जो सार्वजनिक करके भारत सरकार को, राज्य सरकार को जो करोड़ों रुपए का राजस्व की क्षति पहुंचाई है, उसकी भरपाई उनसे करनी चाहिए और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। कुर्की क्यों नहीं हो रही, उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हो रही? आखिर जिन लोग शामिल हैं उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो कानून में जितने प्रावधान है, जिस प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान है, वो सब होनी चाहिए। निलंबन करके एक खाना पूर्ति की कार्रवाई नहीं हो रही है, सबको नहीं लग रहा है? सर, अभी तो जैसे जो भू माफिया है उनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी तक कोई पटवारी या जो नामजद अपराध में जिनके नाम शामिल हैं उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब वो गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच अधिकारी न्यायालय को अवगत करा रहा है कि वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं या पकड़ना नहीं चाहती। ये विवेचक ही बता सकते हैं सर, क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र। और कोई आपकी विशेष जानकारी जो आप जनता को भारतमाला घोटाले में अतिरिक्त दे सकें, जो अभी तक के किसी को पता नहीं? अब ये जैसे इस मामले में मैं एक सूचनाकर्ता नागरिक हूँ। मेरे द्वारा इसी टाइप का एक और मामला, गुरुजी की जो भर्ती होती है 2007 में जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की भर्ती हुई थी। उसमें 106 आरोपी का नाम नामजद FIR में दर्ज हुआ। FIR दर्ज हुआ 29/9/2011 को। आज जुलाई 2025 चल रहा है, 15 वर्ष हो गया। मैंने इन 15 वर्षों में पुलिस ने बिना गिरफ्तार किए 2 बार न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया। अब तीसरा बार चालान पेश करने की तैयारी में, लेकिन उसमें किसी भी अपराधी को पकड़ने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पा रही है, न ही जो उनके ऊपर कोई दबाव आंतरिक बना रहा है उसका खुलासा कर पा रही है। ये विडंबना है। ये 15 वर्षों का एग्जाम्पल है। ये तो अभी 2.5 महीना हुआ है अपराध पंजीबद्ध हुए भारतमाला घोटाले में। मैं आपको 15 वर्षों का विवेचना का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिसमें जो भी पुलिस का अधिकारी उसमें विवेचना करने का, विवेचना को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, या तो वो SIT को हटा दिया जाता है
बदल दिया जाता है या उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। ये मैं 15 वर्षों से अपराध क्रमांक 124 वर्ष 2011 पुलिस थाना मगरलोड जिला धमतरी का एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। अब पुलिस इतना मौन क्यों है इस मामले में, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उनके स्थानांतरण का जो प्रयास करता है ये देखते हुए, अनुभव करते हुए, और मैं समय समय पर इस संबंध में पत्राचार शासन को, पुलिस विभाग को करते रहता हूँ। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए, एक सूचना मेरे द्वारा दिया गया वो भी है, उसमें भी धोखाधड़ी, 420 छल, ST/SC एक्ट, साक्ष्य को नष्ट करने से संबंधित धाराएं उस पर लगी हुई है। तो हो सकता है कि ये तो अभी 2.5 महीना हुए अपराध पंजीबद्ध हुए। तो कृष्ण साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इंटरव्यू में आपने समय दिया। भारतमाला में परत दर परत इन्होंने खुलासे किए हैं, इस खुलासे को आप भी सुनिए और अंदाजा लगाइए कि भारत शासन के पैसे को, करोड़ों रुपए को गबन करने वाले आखिर अधिकारी और जो नेता है वो कौन कौन है और उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, और कितना बड़ा पैमाने का आखिर ये घोटाला कहाँ जाके रुकेगा ये मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। कृष्ण कुमार साहू जी आते रहेंगे और पब्लिक स्वर के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कि घोटाले का प्रारूप आखिर कितना बड़ा है। बहरहाल बाकी चीजों के लिए हमारे साथ बने रहे, हम आपको लगातार अपडेट करेंगे भारतमाला घोटाले में। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर के लिए।